पिन्ना का काम है साउंड वेव को कलेक्ट करना और फिर इसको मदद करना है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में भेजने में। एक्सटर्नल ईयर का दूसरा पार्ट था एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जो जिगजैग कैनाल जो हम लोगों ने डिस्कस किया थोड़ा सा पहले। ये ऊपर जा रहा है अपवर्ड एंड इनवर्ड और फिर जा रहा है डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। 2.54 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ये जिगजैग या टेढ़ा मेढ़ा होने का इसका ये फायदा है कि कोई भी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट अगर हम लोग कान में डालेंगे तो वो टिम्पैनम तक नहीं पहुंचेगा। और इसका जो लाइनिंग है स्किन, इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ हेयर्स एंड सेरोमिनस ग्लैंड्स, जिसको वैक्स ग्लैंड कहते हैं। और ये जो ईयर वैक्स रिलीज करता है और हेयर्स दे ट्रैप द फॉरेन पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स, और ये इन पार्टिकल्स को टिम्पैनम तक पहुंचने में रोकता है। तो एक्सटर्नल ईयर का काम, जिसका में दो पार्ट है पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, उसका काम है ओनली रिलेटेड टू हियरिंग फंक्शन। पिन्ना साउंड वेव कलेक्ट करता है और साउंड वेव पास करता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से। अब मिडिल ईयर डिस्कस किया था हम लोगों ने। मिडिल ईयर ये एक्चुअली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये गिल चैम्बर होता है। अब जहाँ पे गिल से रेस्पिरेशन होता है, पानी में एक्वाटिक रेस्पिरेशन होता है जैसा फिश में, तो वहाँ ये डेवलप हो जाता है गिल में। और टेट्रापोडा में जिसे एक्वाटिक रेस्पिरेशन नहीं है, टेट्रापोडा में जैसे एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में वहाँ लंग से रेस्पिरेशन है, तो फिर ये गिल चैम्बर डेवलप हो जाता है मिडिल ईयर में। तो हम लोगों का जो मिडिल ईयर है एक्चुअली इट इज द गिल चैम्बर और pharyngeal chamber which is present in the fishes। अब फर्क यही है कि वहां पे वाटर पास करता है, उससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और हम लोगों के मिडिल ईयर में पास करता है साउंड वेव एयर के साथ। अब मिडिल ईयर ये एंडोडर्मल ऑरिजिन का है, फारिंग्स से डेवलप होता है, तो जाहिर सी बात है इट रिमेन्स कनेक्टेड टू द फारिंग्स बाय यूस्टाशियन ट्यूब। ये फारिंग से कनेक्टेड होता है यूस्टाशियन ट्यूब के द्वारा, और यहाँ पे यूस्टाशियन ट्यूब इज सपोर्टेड बाय सम इलास्टिक कार्टिलेजेस। ये इलास्टिक कार्टिलेज से सपोर्टेड है जो इसके वॉल को कोलैप्स करने से या चिपकने से रोकता है। तो इस पर हम लोगों ने बात की थी। ये जो यूस्टाशियन ट्यूब है, इसका काम है maintenance of the pressure, air pressure within the middle ear with respect to the environmental pressure। यानी अगर environmental pressure ज्यादा है, हम लोगों के ईयर ड्रम या टिम्पैनम पे दबाव ज्यादा है बाहर से, तो वैसे कंडीशन में यूस्टाशियन ट्यूब खुलेगा और माउथ से एक्स्ट्रा एयर चला जाएगा मिडिल ईयर में, और जिससे कि दोनों साइड से प्रेशर बैलेंस हो जाएगा। एक इसका उल्टा, जैसे हाइट पे जाते हैं तो उस समय ऊंचाई पे जाएंगे तो उस समय बाहर प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अंदर मिडिल ईयर में प्रेशर ज्यादा है, तो वैसे कंडीशन में फिर खुलेगा यूस्टाशियन ट्यूब और इस बार एयर बाहर चलाएगा टू मेंटेन द प्रेशर। तो ये जो मिडिल ईयर है, इसका मेन फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ द प्रेशर, एयर प्रेशर विद इन द मिडिल ईयर। यूस्टाशियन ट्यूब खुलेगा तो एयर अंदर या बाहर जाएगा। इसका मकसद यही है कि टिम्पैनम के ऊपर जो प्रेशर है बाहर से, उसको बैलेंस किया जाए। लेकिन इन सब के साथ मिडिल ईयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो है हियरिंग से रिलेटेड। जब साउंड वेव जाता है टिम्पैनम से टकराएगा ईयर ड्रम से, तो टिम्पैनम वाइब्रेट करेगा। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और टिम्पैनम बाहर से देखिएगा तो कॉन्केव है, कॉन्केविटी इज मैक्सिमम इन द मिडिल रीजन विच इज कॉल्ड अम्बो। और अम्बो से कहा था कि मैलियस कनेक्टेड होता है, मैलियस इज कनेक्टेड टू अम्बो।
मैलियस के बारे में बताया था कि ये फर्स्ट बोनियो साइकिल है, हैमर शेप्ड है, हथौड़े के जैसा है, एंड इट डेवलप्स फ्रॉम द आर्टिकुलर बोन। ये आर्टिकुलर बोन है जबड़े का, उससे डेवलप होता है। दूसरा बोन कहा था इनकस, एनविल शेप, हंसुए के जैसा, एंड ये डेवलप होता है क्वाड्रेट बोन से। और मैलियस और इनकस के बीच का जो ज्वाइंट है वो हिंज ज्वाइंट है, जिसमें एक ही साइड में मूवमेंट होता है। अब तीसरा जो बोन है, छोटा सा बोन है, वो है स्टेप्स। स्टेप्स डेवलप होता है हायोमैंडिबुलर बोन से। हायर बोन हो गया फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, मैंडिबल हो गया लोअर जॉ, से डेवलप हो रहा है। और ये स्मॉलेस्ट बोन है, इससे लगा हुआ मसल स्टेपेडियल मसल, ये स्मॉलेस्ट मसल है। तो जब वाइब्रेशन होगा टिम्पैनम पे, तो टिम्पैनम से लूजली कनेक्टेड होता है मैलियस का हैंडल, वो भी वाइब्रेट करेगा। तो जब वो वाइब्रेट करेगा तो मूव कराएगा इनकस को, और इनकस जब मूव करेगा तो पुश करेगा स्टेप्स को, तो स्टेप जाके टकराएगा ओवल मेम्ब्रेन से, और उसके बाद फिर आज हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोगों को डिस्कस करना है इंटरनल ईयर। और लास्ट क्लास में भी कहा था कि इंटरनल ईयर इज आल्सो कॉल्ड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। लैबिरिंथ टर्म आता है ट्विस्टेड, वेवी या ट्विस्टेड, यानी जो सीधा नहीं है। तो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है, और इट इज प्रेजेंट इन द बोन विच इज द पार्ट ऑफ द स्कल। हम लोगों के स्कल का ही एक छोटा सा बोन है जिसको कहते हैं बोनी लैबिरिंथ। इसी बोनी लैबिरिंथ के अंदर ये मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ या इंटरनल ईयर मौजूद है। अब इंटरनल ईयर का डायग्राम यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ये डायग्राम है इंटरनल ईयर या मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ का। इसमें 3 पार्ट होता है। देयर आर 3 मेन पार्ट्स इन इंटरनल ईयर और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। फर्स्ट है वेस्टिब्यूल, सेकंड है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और थर्ड है कॉक्लिया। तो 3 मेजर पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज वेस्टिब्यूल, second part is semicircular canal, and the third part is the cochlea. अब यहाँ पे ये देखिए डायग्राम को, ये इसमें 2 चैम्बर दिख रहा है। ये ऊपर वाला चैम्बर है जिसको हम लोग कहते हैं यूट्रिकुलस। दिस चैम्बर इज कॉल्ड यूट्रिकुलस। और नीचे वाला चैम्बर है सैकुलस। ये नीचे वाला चैम्बर, दिस इज सैकुलस। तो ये यूट्रिकुलस और ये सैकुलस, ये यूट्रिकुलस और ये सैकुलस। यूट्रिकुलस को देखिए तो ये थोड़ा कोनिकल शेप्ड है। ऊपर की ओर ये ब्रॉड है, चौड़ा है, और पीछे नीचे की ओर पतला है। तो स्लाइटली जिसको कह सकते हैं ट्रायंगुलर या कोनिकल शेप का है। और ये तो नाम से ही मालूम हो रहा है सैकुलस। सैकुलस टर्म आता ही है राउंड या घड़े के जैसा, तो सैकुलस का शेप राउंड है, घड़े के जैसा है, तो इसका नाम है सैकुलस। अब यूट्रिकुलस और सैकुलस बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू दिस नैरो पैसेज कॉल्ड यूट्रिकुलो-सैकुलर डक्ट। ये यूट्रिकुलस है, ये सैकुलस है, और दोनों कनेक्टेड है एक पतले से पैसेज से जिसका नाम है यूट्रिकुलो-सैकुलर डक्ट, एंड बोथ आर फिल्ड विद द फ्लूइड कॉल्ड एंडोलिम्फ। ये दोनों यूट्रिकुलस और सैकुलस भरा होता है एंडोलिम्फ से। 2 तरह का फ्लूइड हम लोग पढ़ेंगे ईयर में, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ, एंड बोथ आर ट्रांससेलुलर फ्लूइड। बताया था टिश्यू में, टिश्यू जब पढ़ रहे थे तो बताया था कि ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता है। Transcellular fluid is the tissue fluid which has been separated from its original tissue and has been accumulated in the lumen of an organ surrounded by a thin epithelium. कहने का मतलब है ट्रांस टर्म आ रहा है चेंज इन पोजीशन। ट्रांस का मतलब ही हो गया चेंज इन पोजीशन। तो ट्रांससेलुलर फ्लूइड ऐसा टिश्यू फ्लूइड है जो अपने ओरिजिनल या पेरेंट टिश्यू से अलग होकर कहीं दूसरे स्पेस में इकट्ठा है और घिरा हुआ है किसी एक मेम्ब्रेन से।
तो यहाँ पे दो तरह का ऐसा फ्लूइड देखेंगे, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ। तो यहाँ पे फिलहाल द यूट्रिकुलस एंड सैकुलस which together constitute the vestibule is filled with a fluid called endolymph। इसके अंदर भरा हुआ एंडोलिम्फ, यहाँ मार्क कर दिया एंडोलिम्फ। अब देखिए ये जो यूट्रिकुलोसैकुलर डक्ट है, दिस वन यूट्रिकुलोसैकुलर डक्ट, इससे एक ट्यूबुलर आउटग्रोथ डेवलप हो रहा है। ये ट्यूबुलर आउटग्रोथ थोड़ा सा ट्विस्टेड है, थोड़ा टेढ़ा है, ऐसा देखिए ऐसा है, ये ट्यूबुलर आउटग्रोथ है। और इस आउटग्रोथ का नाम है डक्टस एंडोलिम्फेटिकस। दिस ट्यूबुलर आउटग्रोथ इज नोन एज ductus endolymphaticus. So this tubular outgrowth which develops from this utriculosaccular duct is known as ductus endolymphaticus, and it fuses with the bony labyrinth. ये जैसे membranous labyrinth है, तो आप जानते हैं membranous labyrinth अभी कहा it is present in the bony structure which is called bony labyrinth। तो मान लीजिए ये bony labyrinth है, ये बोन है, बोन का ये बोन है जिसके अंदर स्पेस है, उसी के अंदर मौजूद है ये इंटरनल ईयर। तो जैसे इंटरनल ईयर हल्का ट्विस्टेड है, तो ये बोन भी थोड़ा सा ट्विस्टेड है, इसलिए इसको बोनी लैब्रिंथ कहते हैं। तो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ से ये डेवलप हो रहा है ट्यूबुलर आउटग्रोथ जिसका नाम है डक्टस एंडोलिम्फेटिकस, एंड इट गेट्स फ्यूज्ड विद द आउटर बोनी लैब्रिंथ, और ये बोनी लैब्रिंथ से जाकर फ्यूज कर जाता है। एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ दिस डक्टस एंडोलिम्फेटिकस इज स्टिल नॉट क्लियर। इस डक्टस एंडोलिम्फेटिकस का क्या काम है ये आज तक पता नहीं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यूट्रिकुलस में आपको ये एक रेड कलर का स्पॉट दिख रहा है जिसका नाम है मैकुला यूट्रिकुलाई, और उसी तरह यहाँ पे दो दिख रहा है सैकुलस में, तो इसका नाम है मैकुला सैकुलाई। ये दोनों मैकुला सैकुलाई और ये मैकुला यूट्रिकुलाई। अब मैकुला जो वर्ड यूज किया है, इट इज द सेंसरी स्पॉट। सेंसरी स्पॉट कहने का मतलब है इट इज अ ग्रुप ऑफ सेंसरी सेल्स। मैकुला एक सेंसरी स्पॉट है। सेंसरी स्पॉट कहने का मतलब है कि सेंसरी सेल्स का एक समूह है, इसके लिए वर्ड यूज किया मैकुला। अगर ये यूट्रिकुलस में है तो मैकुला यूट्रिकुलाई, और अगर ये सैकुलस में है तो मैकुला सैकुलाई। तो नाम से मालूम है यूट्रिकुलाई यूट्रिकुलस में, और सैकुलाई कहेंगे तो सैकुलस में। मैकुला यूट्रिकुलाई एक है और मैकुला सैकुलाई दो है। अब मामला है कि इनका काम क्या है। तो दीज आर मेनली ऑडिटरी इन फंक्शन। इनका काम है ऑडिटरी फंक्शंस। तो ये जो मैकुला है ये हियरिंग में मदद करता है। मैकुला इट इज अ ग्रुप ऑफ सेंसरी सेल्स प्रेजेंट इन द यूट्रिकुलस एंड सैकुलस। यूट्रिकुलस में एक है मैकुला यूट्रिकुलाई और सैकुलस में दो मैकुला सैकुलाई। अब देखिए, तो ये हो गया वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल बहुत आसान है। वेस्टिब्यूल में दो चैम्बर है। ऊपर वाला चैम्बर का नाम है यूट्रिकुलस, नीचे वाले चैम्बर का नाम है सैकुलस। यूट्रिकुलस लार्ज है और थोड़ा सा ट्रायंगुलर है, और सैकुलस छोटा है और राउंड है। यूट्रिकुलस और सैकुलस दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जहां ये पैसेज है, कनेक्शन है, उसको कहते हैं यूट्रिकुलो-सैकुलर डक्ट। अब इसी यूट्रिकुलो-सैकुलर डक्ट से एक ट्यूबुलर आउटग्रोथ डेवलप हो रहा है और ये जाके फ्यूज कर जाता है बोनी लैब्रिंथ से। तो दिस ट्यूबुलर आउटग्रोथ इज कॉल्ड डक्टस एंडोलिम्फेटिकस, और इसका एग्जैक्ट फंक्शन अभी तक क्लियर नहीं। दोनों के अंदर एंडोलिम्फ भरा है। यहाँ एक सेंसरी स्पॉट है मैकुला यूट्रिकुलाई, यहाँ दो है मैकुला सैकुलाई। अब देखें तो यूट्रिकुलस से 3 ट्यूबुलर आउटग्रोथ डेवलप होता है। 3 tubular outgrowths develop from the wall of utriculus, and later on these 3 outgrowths develop into 3 semicircular canals.
पहले तीन छोटा छोटा आउटग्रोथ डेवलप होगा, यहाँ से ट्यूबुलर आउटग्रोथ, फिर ये ट्यूबुलर आउटग्रोथ डेवलप हो जाता है इनटू सेमी सर्कुलर कैनाल, दो वर्टिकल है और एक देखिए हॉरिजॉन्टल है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर भी फ्लूइड भरा होगा। और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑल दीज थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल, जैसे ये दो वर्टिकल है और यहाँ देखिए एक हॉरिजॉन्टल है, ऑल आर कनेक्टेड टू द यूट्रिकुलस। ये सब का कनेक्शन है यूट्रिकुलस से। तो नतीजा है कि यूट्रिकुलस में अगर एंडोलिम्फ है, तो दिस एंडोलिम्फ इज आल्सो प्रेजेंट इन द सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर 3 इन नंबर। पिछले क्लास में बताया था कि इन एग्नाथा मिक्सिन में एक है और दूसरा पेट्रोमाइजन में 2 है, हैगफिश में। लेकिन जितने भी नार्थोस्टोमाटन्स हैं, यानी फिश से लेकर ह्यूमन तक, सब में 3 है। तो हम लोगों में भी 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। और सेमी सर्कुलर कैनाल का काम होता है बैलेंसिंग फंक्शन, सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सेमी सर्कुलर कैनाल ये ट्यूबुलर आउटग्रोथ के जैसा डेवलप होता है। तीन आउटग्रोथ डेवलप हुआ यूट्रिकुलस के वॉल से, और यही आउटग्रोथ बाद में जाकर डेवलप हो गया सेमी सर्कुलर कैनाल में। अब 2 वर्टिकल कैनाल है, दिस वन, और एक हॉरिजॉन्टल, एंड ऑल दीज कैनाल्स आर कनेक्टेड टू द यूट्रिकुलस, इसलिए इसके अंदर भी एंडोलिम्फ होगा। अब दूसरी ओर, एट द अनदर एंड, ईच कैनाल इज ब्लाइंड एंड स्वॉलन। एक ओर तो ये कैनाल कनेक्टेड है यूट्रिकुलस से, लेकिन दूसरी ओर ये बंद है और स्वॉलन है, थोड़ा फूला हुआ है। तो एट वन एंड ईच सेमी सर्कुलर कैनाल is connected to the utriculus, but at another end these are blind and swollen, and that swollen part is called ampulla. इस swollen part को कहते हैं ampulla। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सेमी सर्कुलर कैनाल में ये जो 2 सेमी सर्कुलर कैनाल देख रहे हैं, वर्टिकल है, वर्टिकल पोजीशन में है। These 2 vertical semicircular canal are connected to the utriculus at the same junction called crus commune। ये दो वर्टिकल सेमी सर्कुलर कैनाल है, देखिए राइट और लेफ्ट, ये दोनों एक ही जगह कनेक्टेड है इस यूट्रिकुलस से। तो इनका जो जंक्शन है, दोनों का जो जंक्शन है, इसके लिए टर्म है क्रस कम्यून। क्रस कम्यून, इट इज द जंक्शन ऑफ द 2 vertical semicircular canal at their opening into the utriculus। अब देखिए, ये जो सर्कुलस है, इससे भी एक ट्यूबुलर आउटग्रोथ डेवलप हो रहा है, और ये ट्यूबुलर आउटग्रोथ सीधा नहीं है, ये क्वाइल्ड है। तो एक क्वाइल हो गया ये पूरा, फिर देखिए दूसरा क्वाइल है, और तीसरा क्वाइल इनकम्प्लीट है, यानी 2 कंप्लीट टर्न एंड थर्ड टर्न इज इनकम्प्लीट। तो ये क्वाइल्ड है, ये ट्विस्टेड है, क्वाइल्ड है, और इसलिए इसका नाम दिया कॉक्लिया। दिस टर्म कॉक्लिया हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉन्कर, एंड कॉन्कर मींस शेल। तो मोलस्का, जब हम लोग डाइवर्सिटी पढ़ रहे थे तो बताया था मोलस्का का शेल थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है, स्पाइरली ट्विस्टेड होता है। तो वहां बताया था कि सिनिस्ट्रल और डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग होता है, तो वैसे ही यहाँ भी ट्विस्टेड है, इसलिए इसका नाम दिया कॉक्लिया। तो ये 2 कंप्लीट टर्न बना रहा है, थर्ड टर्न इज इनकम्प्लीट। अब ये जो कॉक्लिया है, इट डेवलप्स एज अ स्मॉल ट्यूबुलर आउटग्रोथ कॉल्ड लैजेना इन द फिशेस। इसका ओरिजिन पहली बार फिश में होता है, और फिश में यह डेवलप होता है एक छोटा सा ट्यूबुलर आउटग्रोथ के रूप में, और उस आउटग्रोथ का नाम होता है लैजेना। यानी फिश में कॉक्लिया डेवलप नहीं है, इसके जगह पे एक ट्यूबुलर आउटग्रोथ है लैजेना। लेकिन टेट्रापोड्स में आके एम्फीबिया से लेकर ह्यूमन तक ये डेवलप हो जाता है कॉक्लिया में, और कॉक्लिया का काम होता है हियरिंग। तो सेमी सर्कुलर कैनाल जो 3 है, ये बैलेंसिंग है, और ये कॉक्लिया हियरिंग फंक्शन है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ। तो मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ या इंटरनल ईयर हम लोग देख रहे हैं
इसका दो फंक्शन है, एक तो बैलेंसिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय 3 semicircular canal. All these semicircular canal at their one end are connected to the utriculus, whereas at another end they are blind मतलब बंद है, and swollen, and these blind and swollen parts are called ampulla. और इसी एम्पुला का ही रोल है इसके बैलेंसिंग में, जो अब हम लोग देखेंगे। और सैकुलस से डेवलप होता है कॉक्लिया, जो दो वाइल्ड स्ट्रक्चर है, दो कंप्लीट और एक थर्ड इनकम्प्लीट टर्न बनाता है, हियरिंग पार्ट है। यूट्रिकुलस से सैकुलस जहाँ मिलता है वो डक्ट है, यूट्रिकुलर सैकुलर डक्ट। उससे एक ट्यूबुलर आउटवर्ड डेवलप होता है डक्टस एंडोलिम्फेटिकस, जो जाके फिर मिल जाता है बोनी लैब्रिंथ से फ्यूज हो जाता है, उसका कोई फंक्शन क्लियर नहीं है। इसके अंदर भरा होता है एंडोलिम्फ और सेंसरी स्पॉट्स है मैकुला, एक मैकुला यूट्रिकुलस में और दो मैकुला सेकुलाई ये सैकुलस में, ये ऑडिटरी स्पॉट्स है, यानी ऑडिटरी फंक्शन है। अब हम लोग देखें एम्पुला का स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए एक एम्पुला का बना दिया, ये जो स्वैलन पार्ट है दिस पार्ट एम्पुला, इसका एक यहाँ पे बना दिया है टीयर्स अंदर का स्ट्रक्चर। तो एम्पुला में देखिए ये जो पार्ट है ये इपिथेलियम है, दिस इज द इपिथेलियम, और ये इपिथेलियम एक जगह पे अंदर की ओर उभार है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एम्पुलर क्रिस्टी। आपके असाइनमेंट में सब लिखा हुआ है, इसलिए हमने लेवल नहीं किया है, तो आप अपने असाइनमेंट को देखिएगा कि ये जो इपिथेलियम है यहाँ पे अंदर की ओर उभरा हुआ है, तो इस पार्ट को जहाँ ये अंदर की ओर उभरा हुआ है इसको कहते हैं एम्पुलर क्रिस्टी। और एम्पुलर क्रिस्टी पे ये सेंसरी सेल्स हैं, दीज आर सेंसरी सेल्स, और इनका ये सेंसरी हेयर्स है, दीज आर सेंसरी हेयर्स, और इनसे लगा हुआ ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। और सेंसरी न्यूरॉन्स का ये जो बंडल है it forms this bundle forms the vestibular nerve। देखिए क्रैनियल, आगे अब इसके बाद हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, तो नर्वस सिस्टम में क्रैनियल नर्व्स पढ़ा जाएगा। क्रैनियल नर्व यानी जो ब्रेन से कनेक्टेड है। नर्वस सिस्टम का असाइनमेंट हम भेज देंगे, आज ही भेज देंगे, तो उसको अपना धीरे धीरे नोट कीजिएगा। तो नर्वस सिस्टम में देखेंगे कि जो क्रैनियल नर्व्स हैं दे आर कनेक्टेड टू द ब्रेन। 12 जोड़ा नर्व्स होता है, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स कनेक्टेड टू द ब्रेन, 12 राइट साइड में और 12 लेफ्ट साइड। तो उसी में 8th पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व, 8वां जो जोड़ा होता है उसको कहते हैं ऑडिटरी नर्व। 8th पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स इज कॉल्ड ऑडिटरी नर्व। और ऑडिटरी नर्व दो नर्व के फ्यूजन से बना है, या कह सकते हैं, यूं कह सकते हैं कि ऑडिटरी नर्व डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस। Auditory nerves are 8 pairs of cranial nerves and they divide into 2 branches. First, vestibular nerve connected to the ampular cristae, and second, cochlear nerve connected to the cochlea. तो आगे देखेंगे, तो vestibular nerve connected है इस एम्पुलर क्रिस्टी से, यहाँ पे जो सेंसरी सेल्स है उनसे कनेक्टेड है, इसका काम है बैलेंसिंग में। और कॉक्लियर नर्व जो कॉक्लियर से कनेक्टेड है उसका काम होता है हियरिंग में। तो अब देखिए, फिर से देखिए, ये इपिथेलियम है, इपिथेलियम में यहाँ उभार है अंदर की ओर, इस उभार को या एलिवेटेड पार्ट को कहते हैं एम्पुलर क्रिस्टी। अब लिखा हुआ है असाइनमेंट में, यहाँ पे जो सेंसरी सेल्स हैं इनसे लगा हुआ ये सेंसरी हेयर्स है, और नीचे की ओर बेस से लगा हुआ सेंसरी न्यूरॉन्स है, एंड दीज सेंसरी न्यूरॉन्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द वेस्टिबुलर नर्व व्हिच इज द ब्रांच ऑफ 8 पेयर्स ऑफ क्रैनियल। अब इस जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि ये एंडोलिम्फ है, तो इसके अंदर भी एंडोलिम्फ है, तो यहाँ रेड कलर ऐसे ऐसे बना दिया है, ये एंडोलिम्फ है। और इस एंडोलिम्फ में ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, असाइनमेंट में भी आप देखिएगा, ये स्ट्रक्चर है, इसको कुपोला कहते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड कुपोला। कुपोला इज मेड अप ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। कुपोला बना होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का,
और इसके अंदर कैल्केरियस स्ट्रक्चर्स हैं विच आर नोन एज ओटोलिथ्स और ओटोकोनिया। तो एम्पुला के अंदर एंडोलिम्फ है, एंडोलिम्फ के अंदर एक स्ट्रक्चर है कुपोला, ये म्यूकस मेम्ब्रेन का बना हुआ है और इसके ये सराउंड करता है कैल्केरियस स्ट्रक्चर्स को which are called otoconia or otolith, and this cupola freely floats within the endolymph of the ampulla। ये एम्पुला है, ये एम्पुलर क्रिस्टी है, एम्पुलर क्रिस्टी पे जो सेंसरी सेल्स हैं उनमें ये सेंसरी हेयर है, उसके बेस से लगा हुआ सेंसरी न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन वेस्टिबुलर नर्व बना रहा है, इसके अंदर भरा हुआ ये एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ में फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है फ्रीली ये कुपोला, कुपोला के अंदर कैल्केरियस स्ट्रक्चर्स है जिनका नाम है ओटोकोनिया और ओटोलिथ। नाउ एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ द हेड और द बॉडी, चाहे हम लोगों के हेड के पोजीशन में चेंज आए या बॉडी के पोजीशन में चेंज आए, दैट विल कॉज मूवमेंट इन द कुपोला। जैसे हेड ऐसे किया तो अंदर कान में कुपोला मूव कर गया, ऐसे किया तो मूव कर जाएगा, ऐसे रोटेट करेंगे तो मूव करेगा। तो कुपोला जब मूव करेगा तो इसका फ्रिक्शन होगा सेंसरी हेयर से, इस सेंसरी हेयर से फ्रिक्शन होगा और इससे सेंसरी इंपल्स जनरेट होगा, दैट विल बी कंडक्टेड टू द ब्रेन। तो ब्रेन एनालाइज करेगा एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द हेड एंड बॉडी, तो ब्रेन को मालूम हो जाएगा कि बॉडी या हेड का क्या पोजीशन है। अब मान लीजिए क्या एक जगह स्टैटिक बैठे हुए हैं और सर को ऐसे ऐसे हिला रहे हैं तेजी से, तो कुपोला भी तेजी से मूव कर रहा है दोनों कान के अंदर। अब तेजी से मूव कर रहा है तो एक इंपल्स जनरेट होगा और जब तक ब्रेन उसको एनालाइज करेगा तब तक दूसरा इंपल्स फिर पहुंच जाएगा, तो ब्रेन उसको प्रॉपर एनालाइज नहीं कर पाएगा पोजीशन, तो हम लोगों को सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोगों को पता नहीं चलेगा, तो उसी को कहते हैं चक्कर आ जाना, यानी एग्जैक्ट पोजीशन बॉडी का पता नहीं है। तो अगर काफी फास्ट मूवमेंट हो रहा है, जैसे हेड को ऐसे मूव करा रहे हैं, तो नतीजा होगा कि फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो इंपल्स जल्दी जल्दी जनरेट होगा और इंपल्स जब जल्दी जनरेट होगा तो ब्रेन उसको उतना जल्दी एनालाइज नहीं करेगा, तो ब्रेन को पता ही नहीं चला कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है हेड या बॉडी का, तो चक्कर आ गया। इसलिए झूले में भी अब चल घूमेगा तो वो भी चक्कर आ जाएगा थोड़ी देर में, कोई पर्सन अगर उठा के घुमा दे तब भी चक्कर आ जाएगा, या अगर जर्नी वगैरह में जाते हैं और ऊपर खाबर रोड है या मान लीजिए पहाड़ी इलाके में काफी घुमावदार रास्ता है, तो बार बार जब वो टर्न लेगा कोई भी व्हीकल तो हो सकता है कि कुपोला का मूवमेंट फास्ट होने से फिर चक्कर आ जाए, तो वॉमिटिंग होता है। वॉमिटिंग ये पार्ट है हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम का, एमेसिस कहते हैं। तो एमेटिक सेंटर यानी वॉमिटिंग सेंटर विच इज प्रेजेंट इन द सेरेब्रम बिकम एक्टिव। जब भी सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा वॉमिटिंग सेंटर एक्टिव हो सकता है, यानी वॉमिटिंग हो सकता है। इसलिए बहुत लोगों को जर्नी में उबड़ खाबड़ रास्ते में या घुमावदार रास्ते में उनको चक्कर आता है, वॉमिटिंग होता है, तो कुपोला के मूवमेंट से। जैसे समुद्री यात्रा में भी ये प्रॉब्लम आता है, जहाज लहर के साथ ऊपर नीचे आता जाता है टाइड के उसमें वेव्स के साथ, तो बराबर हिलने डुलने से भी कान का जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो बॉडी का नहीं मालूम कर सकता है। हम लोग जिधर जैसे मूव कर गए दाएं बाएं जैसे झुक गए तो कान के अंदर कुपोला मूव कर रहा है, जिससे ब्रेन को पता चलता है कि किस ओर बॉडी टिल्ट कर रहा है, किस ओर झुक रहा है। ये अगर ये नहीं पता चले तो हम लोग खड़े नहीं रह सकते, गिर जाएंगे, बॉडी का पोजीशन बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। जैसे किसी को चलने में लड़खड़ाहट होती है, उठने बैठने में परेशानी होती है, तो उसको जाना चाहिए कान के डॉक्टर के पास, क्योंकि ये प्रॉब्लम है कान में, बैलेंसिंग में प्रॉब्लम। तो अब दोनों तरह का बैलेंस होता है, स्टैटिक और काइनेटिक इक्विलिब्रियम भी है और स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी है। अब मान लीजिए कि सीट पे बैठे हुए हैं, ट्रेन पे बैठे हैं, अब ट्रेन आगे
पीछे जा रही है, आगे जा रही है, आपका आंख बंद है तब भी आपको पता चल जाएगा आगे जा रही है कि पीछे जा रही है। इधर जाएगी, कुकुला का मूवमेंट होगा, पता चल जाएगा कि ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है। या लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, लिफ्ट तो बंद है, देख नहीं रहे, लेकिन ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, आपको पता चल जाता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ कुपोला। तो ये तो स्टैटिक है, आपका बॉडी एक जगह स्थिर है, लेकिन आप जिस चीज पे हम वो मूव कर रहा है। और काइनेटिक में जैसे मान लिया दौड़ के कोई ट्रेन पकड़ रहा है या कहीं कुछ जा रहे हैं, तो उस समय जो बैलेंस मेंटेन कर रहा है, दैट इज काइनेटिक। एंड बोथ दीज सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर मेंटेन्ड बाय द सेमी-सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट इन आवर इंटरनल ईयर। तो ये तो डिस्कस किया, अब असाइनमेंट पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग देखते हैं कॉपी अब